नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं राजबाला यादव आपकी हिंदी अध्यापिका राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण में वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य का जो उपविषय है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य होता क्या है। बच्चों, आपने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी होगी। अंग्रेजी भाषा में कभी वॉइस नाम सुना है? वॉइस, हाँ वॉइस, जिसके दो भेद होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में उसी वॉइस को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। अर्थात जो इंग्लिश के अंदर वॉइस शब्द आता है, जो वॉइस आप पढ़ते हैं, उसी को हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वाच्य होता क्या है। अर्थात जब कोई भी काम होता है, क्रिया होती है, तो उसको करने वाला कोई न कोई होता है। होता ही नहीं होता है? होता है ना। तो क्रिया करने वाला कौन होता है, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, इन सभी के बारे में हमें वाच्य पढ़ने से ही पता चलता है। अर्थात इन सभी का बोध हमें कौन कराता है? वाच्य कराता है। आइए देखते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि जो क्रिया का मुख्य विषय है वो कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात जब क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का मुख्य विषय किसे प्रधान माना गया है, किसे प्रधानता दी गई है, वो क्या है? कर्ता है, कर्म है, अर्थात कर्ता प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। अर्थात इससे आपको कुछ समझ में आया? चलो मैं बता देती हूँ कि कर्ता प्रधान है अर्थात कर्ता, कर्म प्रधान है अर्थात कर्म, या फिर भाव प्रधान अर्थात भाव। इसकी परिभाषा से हमें इसके भेद के बारे में भी पता चल रहा है कि हिंदी के अंदर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये इसकी परिभाषा से हमें पता चल रहा है। आइए इसका सबसे पहले क्रिया का जो मुख्य विषय कर्ता, कर्म या फिर भाव है, यह जानने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। तो मैंने देखो बेटा यहाँ पर 3 उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारा सीता चूड़ियां खरीद रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, चूड़ियां बिक रही है। और तीसरा है उससे चूड़ियां खरीदी नहीं जाती। अब हमारे पास में एक ही वाक्य था, अगर देखा जाए तो एक ही वाक्य, लेकिन इस वाक्य में आपको कर्ता, कर्म और भाव समझाने के लिए तीनों अलग अलग उदाहरण लिखे हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम, सीता चूड़ियां खरीद रही है। देखो बेटा, इसमें क्रिया क्या हो रही है हमारे पास? खरीदने की। ठीक है, क्या खरीदी जा रही है? चूड़ियां। और खरीदने वाला कौन है? सीता। अर्थात क्रिया क्या हो रही है? खरीदने की, और क्रिया को करने वाला सीता है। यहाँ पर क्रिया को करने वाली सीता है, तो सीता यहाँ पर कर्ता वाच्य हो गई। और कर्ता वाच्य अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तृ वाच्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण, चूड़ियां बिक रही हैं। इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्योंकि हमें इस वाच्य के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान क्रिया पर देना है, क्योंकि हमें वाच्य का पता या वाच्य का बोध क्रिया के आधार पर ही होगा या होता है। तो हमें सबसे ज्यादा इसमें विशेष करके क्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें चूड़ियां बिक रही है, तो क्रिया क्या हो रही है? बिकने की। अब क्या बिक रही है? चूड़ियां।
ठीक है, तो क्रिया से हमें किसका पता चला? कर्ता तो है नहीं, क्या है? कर्म। कर्म की क्या बिक रही है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं, उससे चूड़ियां खरीदी नहीं जाती। अर्थात देखो, उससे चूड़ियां खरीदी नहीं जाती। अब इसके अंदर क्रिया क्या हो रही है? सबसे पहले क्रिया हो रही है खरीदी, मतलब खरीदने की, ठीक है। नहीं जाती अर्थात इसमें हमें असमर्थता का बोध हो रहा है। असमर्थता अर्थात उससे चूड़ियां खरीदी नहीं जाती, उसके भाव का पता चल रहा है हमें कि उससे चूड़ियां नहीं खरीदी जा रही। अब इसमें असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है कि क्या भाई उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या असमर्थता है, उसके भाव ऐसे क्यों हैं? या तो उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या वो बाजार नहीं जा रही है, ठीक है, या उसको किसी ने मना कर दिया है, इसलिए उससे चूड़ियां नहीं खरीदी जाती। तो इसमें असमर्थता का बोध होता है। जब हमें किसी भी वाक्य में कर्ता का बोध होता है तो कर्तावाच्य अर्थात कर्तृवाच्य होता है। जब हमें कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में क्रिया के रूप से हमें कर्म पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात क्रिया के द्वारा जब कर्म की प्रधानता रखी जाती है तो कर्मवाच्य होता है। और क्रिया के जिस भाव से हमें भाव अर्थात असमर्थता का बोध होता है, उस समय हमें भाववाच्य की पहचान होती है। अब बच्चों हम देखते हैं कि क्रिया के आधार पर वाच्य के भेद, अर्थात मैंने आपको क्या बताया अभी कि पूरा जो वाच्य है हमारा वो क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया से ही हमें तीनों वाच्य की पहचान होती है। क्रिया, हम सबसे पहले क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया के अनुसार ही हम वाक्य में प्रयुक्त कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। भाव का अर्थ असमर्थता है, इसके बारे में हमें क्रिया से ही पता चलता है। अब क्रिया के आधार पर वाच्य के भेद, क्योंकि क्रिया ही मुख्य विषय है तो इसलिए क्रिया के आधार पर ही वाच्य के भेद बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, हम वाच्य के भेद के बारे में बात कर रहे थे कि क्रिया के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। देखो यहाँ पर क्रिया के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। आप जानते हो कि भेदों के बारे में कि उनके 3 भेद कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के अनुसार भी बताया था, 3 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनके प्रॉपर जो उचित रूप से उनको जो नाम दिए गए हैं, नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। जो पहला होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, मैंने परिभाषा में क्या बताया था, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वो कर्ता ने किया है या कर्म है, कौन सा भाव मतलब उसके अंदर प्रधान है, कर्ता, कर्म या फिर भाव। तो देखिए इसमें कर्ता होता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले हम वाच्य का जो पहला भाग है अर्थात कर्तृवाच्य, जिसे आप कर्ता बोलते हैं, उसको वाच्य की परिभाषा में कर्तृवाच्य बोलते हैं। बेटा आप कर्ता किसे कहते हो? हम कर्ता किसे कहते हैं? अच्छा मैं बताती हूँ। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और वाच्य के अंदर कर्ता को कर्ता न कह करके कर्तृ कहा गया है, क्योंकि वाच्य की अपनी अलग भाषा है। तो कर्तृवाच्य हमारा पहला भाग कौन सा है? कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, क्रिया स्वयं कर्ता के द्वारा ही की जाती, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता
प्रधानता होती है। और क्रिया जो करने वाला होता है, कर्ता वह स्वयं होता है, किसी के द्वारा क्रिया नहीं करवाता, स्वयं के द्वारा, अर्थात इसमें जो क्रिया करने वाला है वो स्वयं कर्ता होता है। देखो यहाँ पर बताया है कि क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, तो उसे हम कर्तृ वाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है और कर्ता की प्रधानता होती है, उसे हम कर्तृ वाच्य कहते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं। नंबर 1, अमित पढ़ रहा है। ये हमारा उदाहरण है कि अमित पढ़ रहा है। दूसरा है मोहन खेल रहा है। वाक्य को पढ़ने से पहले हमें एक विशेष नोट देखना होगा। कर्ता के अनुसार ही लिंग, वचन तथा क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात जो कर्तृवाच्य है उसमें हम क्या करते हैं, जब इसके अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही लिंग का, वचन का और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा कर्ता एक है तो हम या देखेंगे पहले कि कर्ता कौन है। यदि पुरुष हुआ तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे और स्त्री हुई तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक हुआ तो वचन, एक वचन का प्रयोग करेंगे, और यदि बहुत सारे हुए, मतलब एक से अधिक हुए, 2 या 2 से अधिक हुए, तो हम उसे बहुवचन के अंदर प्रयोग करेंगे। ऐसे ही लिंग का हो गया, वचन का और क्रिया का हो गया, रहा है, रहे हैं। समझ में आया? तो अब देखते हैं इसके उदाहरण को। अमित पढ़ रहा है और दूसरा उदाहरण है मोहन खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्रिया देखते हैं, क्योंकि हमारा वाच्य क्रिया का रूप ही बताता है। तो क्रिया हो रही है पढ़ने की, यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना। अब क्रिया करने वाला, देखो क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, तो क्रिया करने वाला कौन है, अमित। तो अमित यहाँ पर कर्तृवाच्य है, अर्थात जहाँ हमें कर्ता का बोध होता है वहाँ हमारा कर्तृवाच्य होता है। अब हम इसको दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मोहन खेल रहा है। यहाँ पर क्रिया देखो क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। अब क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, और कौन खेल रहा है, मोहन। तो मोहन यहाँ पर कर्तृवाच्य है। यहाँ पर अमित कर्तृवाच्य है और यहाँ पर मोहन कर्तृवाच्य है, अर्थात जिस वाक्य में हमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जहाँ कर्ता विशेष होता है, अपने आप में कर्ता खास होता है, वहाँ हम कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। अब हमारा दूसरा भेद है वाच्य का कर्मवाच्य। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े। अब देखो कर्म की परिभाषा, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में हमें कर्म क्या होता है, जो क्रिया के द्वारा काम किया जाता है उसका फल, जिस पर फल पड़े, ठीक है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में हमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और बता देती हूँ, कर्तृवाच्य जिसके अंदर हमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात जिसे हमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का बोध होता हो, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य, जिसे आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कर्म का मतलब कर्म की प्रधानता का बोध होता है, तो इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब हमारा इसका कर्मवाच्य को जानने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कर्मवाच्य का उदाहरण। बेटा, हम वाच्य के बारे में पढ़ते हुए अब देखिए मैंने आपको कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है
उसका उदाहरण देखिए, लीना का चित्र बन गया है, अमित द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, दो वाक्य है हमारे पास में। यहाँ लीना का चित्र बन गया, हम क्रिया पर विशेष बल देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सारी जो वाच्य है वो किस पर निर्भर कर रहा है, क्रिया पर। तो क्रिया क्या हो रही है, बन जाने की, बनाने की या बन जाने की। ठीक है, बनाने की। अब क्या बनाया गया है, चित्र। ठीक है, किसके द्वारा, ये महत्व नहीं रखता यहाँ पे क्योंकि ये प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है कि भाई क्या क्रिया क्या हो रही है, बनाने की। ठीक है, क्या बना है, चित्र। तो यहाँ पर जो चित्र है, ये चित्र है, ये कर्मवाच्य कहलाएगा। समझ में आया? जैसे अमित द्वारा पत्र लिखा गया, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, लिखने की। क्या लिखा गया, पत्र। तो यहाँ पर जो ये पत्र है, यहाँ पर जो पत्र है और यहाँ पर जो चित्र है, ये दोनों ही कर्मवाच्य होंगे क्योंकि इसमें क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता, कर्म मुख्य होता है, कर्ता नहीं होता। कर्ता होता है कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसमें देखो कर्म क्या है, पत्र, इसमें कर्म क्या है, चित्र। तो इसमें दोनों, ये दोनों ही मुख्य हैं, इन दोनों की ही प्रधानता है, इसलिए यह हमारा दोनों वाक्य में हमारा कर्मवाच्य आता है। अब हमारा वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। कौन सा भेद है, तीसरा, और क्या नाम है, भाववाच्य। आइए बच्चों जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। देखो बेटा, हम कक्षा में किसी से, कोई भी आपसे आप में से किसी बच्चे का नाम लेकर बोल दूं मैं कि बेटा खड़े हो, कल जो मैंने गृह कार्य दिया था आप उसको अच्छे से सुनाइए, पर मैडम मुझसे नहीं सुनाया जा सकता, ऐसे कर लेता है और नीचे नजर करके पूछता है मैडम मुझसे नहीं सुनाया जा सकता। तो मतलब उससे, उसके अंदर या तो भाई उसमें ऐसा मतलब था क्योंकि वो मना कर रहा है तो उसका भाव पता चल रहा है कि या तो उसको याद नहीं है, ठीक है, या फिर वो बोलने में संकोच कर रहा है, ठीक है, या फिर वो डर रहा है। तो कोई कोई भाव आ रहा है उसके अंदर और भाव के कारण ही वो असमर्थता प्रकट कर रहा है। तो भाववाच्य के बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों में वक्ता का केंद्र बिंदु, जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, ठीक है, उसका केंद्र बिंदु भाव होता है। उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, भाव, इमोशंस, ठीक है, जो क्रिया से प्रकट होता है, और जो भाव भी उत्पन्न होता है वो क्रिया से प्रकट होते हैं। मतलब हमें क्रिया से पता चल जाता है कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे वाक्यों में भाववाच्य होता है। अर्थात जब हम किसी के कोई क्रिया दी जाती है और इस क्रिया के संपन्न होने या न होने का हमें बोध होता है, तो तब उस समय हमें भाववाच्य का बोध होता है, भाववाच्य का पता चल जाता है। जो भाववाच्य होता है उसमें, अर्थात इस वाच्य में असमर्थता प्रकट की जाती है। जो कर्ता होता है उसके द्वारा वो क्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात उसमें वो खुद को असमर्थ, अयोग्य महसूस करता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, गगन से खेला नहीं जाता। क्रिया क्या हो रही है, खेलने की। क्या उससे खेलने की क्रिया संपन्न हुई, नहीं हुई। देखो हम यहाँ पर क्रिया देख रहे हैं, क्रिया क्या हमारे पास, खेल, अर्थात खेलना। क्या हमारे पास यहाँ पर क्रिया खेलने की संपन्न हुई, नहीं हुई। तो देखो ऐसे में क्रिया से प्रकट होता है। अब हमें क्रिया से ही पता चल रहा है कि यहाँ हमारी क्रिया संपूर्ण नहीं हुई है, अर्थात असमर्थता का, अयोग्यता का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो ये थे हमारे, जहाँ पर हमें क्रिया असमर्थता का बोध हो। दूसरा, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम इसमें भाववाच्य में, माँ से खाया नहीं जाता। अब माँ से खाया नहीं जाता, अर्थात या तो माँ को वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या उसके दांत में दर्द है, भाई मुंह में कुछ न कुछ, या वो खाना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वह उस काम को नहीं कर सकती, अर्थात
असमर्थ है, अयोग्य है। और जब हमें ऐसे भाव का बोध होता है तो वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो वाक्य है उसमें कर्ता प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। ठीक है, जब हम तीनों भेद के बारे में जानते हैं कि क्रिया के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता पर अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया करने वाले का बोध हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य जहाँ पर क्रिया का जो फल पड़ता हो, क्रिया के द्वारा जो कार्य, कर्ता के द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है, उस काम पर, कर्म का मतलब काम पर विशेष बल दिया जाता है, वो कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर क्रिया के होने या न होने का भाव का बोध होता हो, अर्थात जिसमें असमर्थता प्रकट की गई हो, वहाँ हमारा भाववाच्य होता है। तो बच्चों, बेटा आपको ये तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम वाच्य परिवर्तन की बात आपको बताते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। आपने अभी देखो, आपके सामने है कि लीना का चित्र बन गया, या दूसरा उदाहरण अमित द्वारा पत्र लिखा गया। अब इसके अंदर अमित पत्र लिखता है या अमित ने पत्र लिखा। देखो एक वाक्य है, अमित ने पत्र लिखा। ठीक है, तो अमित ने पत्र लिखा, कर्ता अर्थात कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि क्रिया से हमें किसका पता चल रहा है? पत्र लिखने वाले का। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। कर्ता कौन है? अमित। ठीक है, तो अमित ने पत्र लिखा। जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो द्वारा या से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, और जो क्रिया का जो रूप होता है उसको हम भूतकाल में प्रविष्ट, जैसे अमित पत्र लिखता है, ये हो गया कर्तृवाच्य में। और अमित के द्वारा या अमित द्वारा पत्र लिखा गया, या अमित के द्वारा पत्र लिखा गया, के द्वारा, से द्वारा और द्वारा, जब इनका प्रयोग करते हैं तो हमें क्या होता है? कर्मवाच्य का बोध होता है। और इसी को यदि हम भाववाच्य में बदलें कि अमित के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा सकता, अमित पत्र नहीं लिख सकता, अर्थात या तो अमित के हाथ में दर्द है, या पेन में स्याही नहीं है, या उसका लिखने का मन नहीं है। तो इसे हम एक ही जो वाक्य होता है उसके तीनों वाच्य में मैंने आपको बताया कि जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो उसमें अमित के द्वारा, जैसे मोहन पत्र लिखता है, इसमें देखो एक वाक्य देती मैं आपको, मोहन पत्र लिखता है। इसमें मोहन कर्ता कारक है तो कर्तृवाच्य हो गया। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, मोहन के द्वारा से द्वारा तो कर्मवाच्य हो गया। मोहन पत्र नहीं लिख सकता। ठीक है, तो वहां पर मोहन का भाव का बोध हो रहा है कि कोई न कोई कारण है जिसके कारण वह पत्र नहीं लिख सकता। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी के ये जो वाच्य है हमारा हिंदी व्याकरण में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा इस पाठ की जो संबंधित कार्य पत्रिका है और प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आप एक बार अच्छे से इसका पठन करेंगे, याद करेंगे और अच्छे से अपने लिख करके देखेंगे। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। प्यारे बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे या मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से अध्ययन कार्य कीजिए। धन्यवाद।